अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थप्पड़ खाते ही मनीषा एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई। मनीषा फटी हुई आंखों से हैरानी से गौतम की ओर देखने लगी। गौतम ने अपने हाथों की छड़ी जमीन पर पटकी और गुस्से से लाल आंखों से नीचे पड़ी मनीषा से पूछा, बेशर्म औरत, बता मुझे, यह कामिनी किसकी औलाद है? गौतम गुलेरिया के मुंह से यह सवाल सुनते ही मनीषा के सर पर जैसे अचानक ही बिजली गिर गई थी। अपने हाथों से अपने शरीर को गौतम से दूर घसीटते हुए मनीषा ने धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रहे गौतम से कहा, यह क्या सवाल कर रहे हो तुम? कामिनी तो तुम्हारी ही। इससे पहले कि मनीषा अपनी बात पूरी करती, गौतम ने अपनी छड़ी से जोर जोर से मनीषा की टांग पर मारा। जमीन पर गिरी मनीषा अपनी टांग पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, अरे मार दिया मुझे, मार दिया! यह क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है लगता है। क्या दिखाया है इसने तुम्हें जो इस तरह मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आ रहे हो? बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए मनीषा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई और दौड़कर इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाकर खड़ी हो गई। मनीषा ने हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए अनिका से पूछा, अरे बेशर्म लड़की, क्या कहा है ऐसा तूने जो यह मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? मुस्कुराती हुई अनिका ने मनीषा से कहा, मैंने तो बस उन्हें एक डीएनए रिपोर्ट दिखाई है जिसमें लिखा है कि कामिनी इनकी बायोलॉजिकल औलाद नहीं है। बस इतनी सी बात को लेकर शायद वह गुस्सा हो गए हैं। अनिका के मुंह से यह बात सुनकर मनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना हिले डुले अनिका को फटी आंखों से देखने लगी। गौतम से नजरें मिलाने की अब मनीषा में हिम्मत नहीं रही थी। तभी धीरे से मनीषा के पास आकर गौतम ने भारी आवाज में पूछा, बता बेशर्म औरत, सच क्या है? कामिनी किसकी औलाद है? मनीषा दौड़कर इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे यह लड़की झूठ कह रही है तुमसे, तुम्हें बेवकूफ समझती है, इसीलिए तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अनिका ने फिर से मुस्कुराती हुई धीमी आवाज में मनीषा से कहा, वह इतने भी बेवकूफ नहीं है। अगर उन्हें मेरे दिए हुए डीएनए रिपोर्ट पर विश्वास ना हो तो अपने किसी पहचान के लैब में जाकर रिपोर्ट निकलवा ले, तब तो उन्हें जरूर तसल्ली हो जाएगी कि कामिनी की उनकी सगी बेटी है या नहीं। तरस तो मुझे आज उन पर आ रहा है जिन्होंने मैं पिछले कई सालों से पापा कहकर बुलाती रहती थी। आज एक ही पल में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों गंवा दी। अनिका का ताना सुनकर गौतम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। गौतम ने अपनी छड़ी घुमाई और मनीषा की ओर चलने लगे। तभी मनीषा ने इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे छिपते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, बचा लीजिए, ये आदमी आज पागल हो गया है, लगता है आज मुझे यह जान से मार देगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने हवलदारों को इशारा करके गौतम गुलेरिया को रोकने को कहा। जब दो हवलदारों ने गौतम गुलेरिया को आगे बढ़ने से रोका तब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, देखो यह तुम्हारा मियाँ बीबी का घर का मामला है, तुम्हें आपस में सुलझाना होगा। इस तरह यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से की वजह से गौतम की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। अपनी भारी आवाज में गुजरते हुए गौतम गुलेरिया ने मनीषा से पूछा, बता बेशर्म, सच क्या है, वरना यहाँ पुलिस के सामने मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मनीषा अब जान चुकी थी कि अगर उसने अभी गौतम को सारी सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता था कि हवलदारों का हाथ छूटते ही गौतम गुलेरिया उस पर अटक कर दे। मनीषा अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे से बाहर आकर चीख चीख कर कहने लगी, हाँ कामिनी तुम्हारी बेटी नहीं है वह तुम्हारी बेटी। यह बात सुनकर ही प्रेस रिपोर्टर प्रेरणा और उनके साथ आए तमाम लोग अब हैरानी से गौतम और मनीषा के बीच चल रहे इस तमाशे को देखने लगे। मनीषा ने कहा, बार बार मुझे बेशर्म कह रहे हो, जरा अपने गिरिबान में झांक कर देखो। उस अमीर औरत के साथ शादी करने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, मुझसे वादा किया कि उसके मरने के बाद तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, मगर उसके मरने के बाद तुम्हारी अय्याशी का सिलसिला शुरू हो गया। तुम जो मुझे पूरी तरह से भूल चुके थे, बस मेरे शरीर का एक खिलौनों की तरह इस्तेमाल करने लगे। मुझ में और उन लड़कियों में तुमने कोई फर्क नहीं रखा था।
जिन्होंने पैसा देकर तुम अपनी अय्याशियां पूरी करते थे। उस वक्त एक आदमी आया था मेरी जिंदगी में। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर वह शादीशुदा था। क्या करती मैं? इसलिए मैंने तुम्हें यह कह दिया कि यह बच्चा तुम्हारा है और तुम जब जज्बाती होकर मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और हुआ भी ऐसा भी। असलियत तो यह है कि कितने साल तुम्हारे साथ रहने के बावजूद मैं कभी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते। मनीषा के यह कहानी सुनते ही गौतम गुलेरिया की आंखें बंद हो गई और शर्म से उसका सर झुक गया। जमीन की ओर सर झुकाए गौतम गुलेरिया ने मनीषा से कहा, तुमने इतने साल मुझे एक ऐसी बेटी के मुंह से पापा कहलवाया जिसका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं। मैंने उस लड़की को बेटी समझकर प्यार किया जिसका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता ही नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही गौतम गुलेरिया मनीषा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे, इंस्पेक्टर अब्बास ने गौतम गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो, अगर तुमने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो मुझे तुम्हें मजबूरन अरेस्ट करना पड़ेगा। गौतम गुलेरिया ने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर उन कोशिशों में वह अचानक ही कांपने लगे। गौतम गुलेरिया को अभी अभी लाइव कैमरा और पूरे समाज के सामने मनीषा ने नामर्द करार दे दिया था। गौतम गुलेरिया के मन में इस वक्त बहुत सारे इमोशंस एक साथ चलने लगे थे। जिस बेटी को उन्होंने जान से भी ज्यादा प्यार किया था, वह बेटी गौतम गुलेरिया की सगी बेटी नहीं थी। यह बात गौतम गुलेरिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। किसी भी बाप के लिए एक ही झटके में अपने बच्चों को दिल से निकालना नामुमकिन था, चाहे वह उसका खून ना हो। गौतम गुलेरिया ने कामिनी को लेकर काफी सपने सजाए थे कि वह उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर बनाएगी कि कामिनी गौतम गुलेरिया के बुढ़ापे में उसका नाम रोशन करेगी और उसके बुढ़ापे की लाठी भी बनेगी। इतने सालों बाद गौतम गुलेरिया के पास अपना कहने के लिए मनीषा और कामिनी के अलावा कोई नहीं था। गुस्सा, प्यार, धोखा और पछतावा, यह सारे इमोशंस एक साथ गौतम के अंदर घूमने लगे। जब मनीषा ने देखा कि गौतम गुलेरिया कुछ शांत हो गए थे, तब गौतम गुलेरिया के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर मनीषा ने कहा, देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम तीनों पहले की तरह एक परिवार बनकर रहने लगेंगे। कुछ गलतियां तुमने की थी तो कुछ गलतियां मुझसे हुई। हम एक दूसरे को माफ करके फिर से पहले की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। मनीषा की यह बात गौतम गुलेरिया के कानों में पड़ रही थी। तभी अचानक ही गौतम गुलेरिया के गले में खराश महसूस हुई और वह खांसने लगे। मनीषा उनकी पीठ सहलाकर गौतम गुलेरिया की खांसी शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर देखते ही देखते गौतम गुलेरिया की खांसी इतनी बढ़ गई कि गौतम गुलेरिया के हाथों से अपनी छड़ी छूट गई और वह जमीन पर एक झटके से गिर गया। जब मनीषा ने गौतम गुलेरिया को सहारा देते हुए अपने कंधों पर उनका सर रखा, तब आसपास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए कि गौतम गुलेरिया के मुंह से खून निकल रहा था। अचानक ही गौतम गुलेरिया की खांसी रुक गई और वह मनीषा के कंधे पर सर रखकर बेहोश हो गई। यह देखकर आसपास खड़े लोगों ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और गौतम गुलेरिया को एम्बुलेंस में रखकर कुछ लोग मनीषा के साथ हॉस्पिटल निकल गए। अचानक ही मनोदरा हाउस के आंगन में जमा हुई भीड़ एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपने अपने रास्ते निकल गई। इंस्पेक्टर अब्बास और उनके साथी पुलिस वाले चुपके से निकल रही प्रेरणा और उसकी टीम की रास्ते में आकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने प्रेरणा से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को गिरफ्तार करता हूँ। बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाना, बिना परमिशन के उनका इंटरव्यू लेना, मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट और मानहानि के चार्ज में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इससे पहले कि प्रेरणा कुछ कह पाती, एक लेडी कांस्टेबल ने और कुछ हवलदार ने प्रेरणा और उसकी टीम को अरेस्ट कर लिया और उन्हें पुलिस वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। आशीष डोगरा ने वह पुराना टेप रिकॉर्डर अनिका के हाथों में देते हुए कहा, यह मेरे कोई काम का नहीं। मेरे ख्याल से यह टेप रिकॉर्डर अब शायद तुम्हारे भी कोई काम का नहीं, मगर इस रिकॉर्डर में तुम्हारी माँ की आवाज है। जब भी जी करे अपनी माँ की आवाज सुनने का तो इसे प्ले करके सुन लेना। आशीष डोगरा के हाथ में टेप रिकॉर्डर लेते हुए अनिका ने कहा, थैंक यू वेरी मच।
ये कहते हुए अनिका घर के अंदर जाने लगी। तभी पीछे से आशीष ने आवाज लगाते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे पूछोगी कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर कौन है। आशीष डोगरा की यह बात सुनते ही अनिका के पांव रुक गए। अनिका ने मुड़कर हैरानी से आशीष डोगरा की ओर देखा। आशीष डोगरा अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखकर अनिका की ओर धीरे धीरे चलकर आने लगा। आशीष ने अनिका से कहा, मुझे लगा तुम अपने बायोलॉजिकल फादर का नाम सुनने के लिए बेचैन हो जाओगे। अनिका ने धीरे से आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो वह कौन है? आशीष ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगा था कि तुम जानना चाहोगे। अनिका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिका बाप शब्द के मायने शायद भूल चुकी थी। जिस इंसान को 25 सालों तक वह बाप समझती रही, अचानक ही एक दिन अनिका को पता चलता है कि वो उसका बाप था ही नहीं और उसके साथ इतने सालों का रिश्ता सिर्फ एक फेक ड्रामा था। अनिका के लिए उसकी माँ की यादें ही काफी थी। वो यादें जो बहुत थोड़ी थी मगर अनिका को ताकत देने के लिए काफी थी। अनिका का जवाब सुनकर आशीष डोगरा हैरान हो गया था, मगर वह जानता था कि अनिका एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। टेप रिकॉर्डर अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने आशीष से कहा, मुझे लगता है मेरी माँ आपके खानदान से बहुत क्लोज थी। मुस्कुराते हुए आशीष ने कहा, जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इतना जरूर पता है कि हमारे खानदान वालों ने आपकी माँ से वादा किया था कि वह आपकी देखभाल करेंगे। कहीं ना कहीं डोगरा परिवार ने उनका वादा पूरा नहीं किया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार डोगरा परिवार भी है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा परिवार आपके मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आ सका। अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब देती। अनिका एक फेक स्माइल देकर वापस घर में जाने लगी। तभी आशीष और अनिका को पीछे से इंस्पेक्टर अब्बास की आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी इसी वक्त। हैरान अनिका और आशीष डोगरा एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनिका ने आगे आकर इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, हमने क्या किया है इंस्पेक्टर? आप हमें पुलिस स्टेशन क्यों ले जाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने कड़क आवाज में अनिका से कहा, देखे, हम जिन चार्जेस में इस प्रेस रिपोर्टर को अरेस्ट किया है उन चार्जेस को वेरीफाई करने के लिए हमें आप दोनों से पूछताछ करनी होगी। बेहतरी इसी में है कि आप दोनों मुझे कोऑपरेट कीजिए, वरना मैं एक लीगल नोटिस देकर भी आप दोनों को पुलिस स्टेशन बुला सकता हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास की बातों से वह काफी डिसिप्लिन था और वो कड़क मिजाज के पुलिस इंस्पेक्टर लग रहे थे, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने छोटे से केस के लिए वह उन्हें समझ क्यों नहीं रहे थे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, मगर इंस्पेक्टर, यह तो एक मामूली स्पार्टिंग का केस है, इसके लिए आप हमें समन क्यों करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जीप की ओर चलते हुए अनिका और आशीष से कहने लगे, इसका जवाब भी आप दोनों को पुलिस स्टेशन में ही मिल जाएगा। आइए बैठिए। आशीष डोगरा और अनिका हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, मगर वह जानते थे कि इंस्पेक्टर अब्बास के साथ इस वक्त कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की जा सकती थी। इसलिए दोनों चुपचाप इंस्पेक्टर अब्बास के साथ जीप में बैठ गए। इससे पहले कि किशन मामा और अंजलि मामी पुलिस की जीप के पास पहुंच पाते, इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जीप को लेकर तेजी से मनोदरा हाउस के बाहर निकल गए। पुलिस स्टेशन में अनिका और आशीष डोगरा को अलग अलग कमरों में रखा गया था। अनिका को एक इंट्रोगेशन रूम में एक लैंप के नीचे बिठाया गया। रूम में चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। उस लैंप की हल्की रोशनी के नीचे बैठी अनिका यह सोच रही थी कि आखिर इतने छोटे क्लास के लिए इस तरह से इंटरोगेशन क्यों किया जा रहा था। तभी अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के सामने की चेयर पर आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने लैंप की रोशनी में आगे आते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के बारे में कितना जानती हो? इंस्पेक्टर अब्बास से यह सवाल सुनकर अनिका हैरान हो गई। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने स्वाति के बारे में अनिका से पूछा, अनिका हैरान होकर हल्की रोशनी में इंस्पेक्टर अब्बास का चेहरा देखने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास का बाइकी का स्टाफ हॉल अनिका पहले ही देख चुकी थी।
उनकी कड़क आवाज, उनकी पर्सनालिटी और अपने साथी पुलिस वालों पर उनका दबदबा देखकर अनिका पहले ही समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास कोई मामूली ऑफिसर नहीं थे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, क्या आप कोई स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर है? मुझे नहीं लगता कि एक मामूली केस में आप जैसा ऑफिसर इंटरोगेशन होगा। जरूर बात कुछ और है। अनिका की यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास बिना पलके झपकाए अनिका की आंखों में देखने लगे। अब अनिका भी समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर अब्बास जरूर कोई ऐसी बात छुपा रहे थे जो वह इतनी आसानी से अनिका के सामने बताने वाले नहीं थे। अनिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा ऑफिसर किसी छोटे से प्रेस रिपोर्टर को अरेस्ट करने हमारे घर आने की तकलीफ उठाएंगे। तो अब बता भी दीजिए कि आप कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास लैंप की रोशनी से पीछे हट गए। अनिका अब इंस्पेक्टर अब्बास का चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर अनिका को यह महसूस हुआ कि इंस्पेक्टर अब्बास अपनी चेयर से उठकर टेबल के आसपास घूमने लगे थे। इंस्पेक्टर अब्बास के जूतों की आवाज अनिका के कानों पर पड़ रही थी। फिर अचानक ही गहरी आवाज में इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मैं पिछले 25 साल से एक केस की तहकीकात कर रहा हूँ। वो केस तुम्हारी माँ से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारी माँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या तुम उस केस को सोल्व करने में मेरी मदद करोगे? अनिका का शक सही निकला था। इंस्पेक्टर अब्बास के मन में जरूर कोई ऐसी बात थी जिसके लिए उन्हें अनिका की मदद चाहिए थी, मगर अनिका अपनी माँ स्वाति के बारे में उतना ही जानती थी जितना उसे बताया गया था। सालों पहले स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया के साथ ब्रेकअप किया और फिर दिल्ली छोड़कर मनाली चली गई, जहां उसने गौतम गुलेरिया के साथ शादी की। मगर यह सारी बातें और इससे भी कहीं ज्यादा बातें अभी भी इंस्पेक्टर अब्बास के सामने मल्होत्रा हाउस में अनिका को पता चली थी। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, जितना मैं अपनी माँ के बारे में जानती हूँ, शायद अब तक आप भी उतना जान चुके होंगे। क्या मैं जान सकती हूँ किस तरह का केस है ये? अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास के जूतों की आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अब्बास की गहरी आवाज से अनिका के कानों पर पड़ने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, यह केस हाई प्रोफाइल केस है। माफ करना, मैं तुम्हें इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। कुछ देर अपने मन में कुछ सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, देखिए, मैं आपकी काफी मदद कर सकती। अनिका अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं जानती थी जिससे वह इंस्पेक्टर अब्बास को किसी भी तरह की कोई मदद कर सकती थी। न ही अनिका स्वाति के बारे में ऐसी कोई बात जानती थी जो कानून के दायरे के बाहर की थी। अगर स्वाति ने विरासत में अनिका के लिए कोई हाई प्रोफाइल चीज छोड़ी थी तो वह थी इंपीरियल लीग की मेंबरशिप, जिससे वह लॉगिन करके देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ चैट रूम में मीटिंग अटेंड कर सकती थी। मगर अनिका को यह इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर अब्बास को देने की कोई जरूरत नहीं लगी। इंस्पेक्टर अब्बास लैब की हल्की रोशनी में अनिका को ऑब्जर्व कर रहे थे कि अनिका सच कह रही थी या झूठ। इस इंस्पेक्टर अब्बास मुजरिम की आंखों में देखकर पहचान जाते थे कि वह सच कह रहा था या झूठ, मगर अनिका की आंखों में देखकर पहली बार इंस्पेक्टर अब्बास इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि यह लड़की सच कह रही है या झूठ। इंस्पेक्टर अब्बास ने एक नोटपैड अनिका के सामने रखते हुए कहा, ठीक है, स्टेटमेंट पर साइन कर दो, उनके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। यह कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के सामने एक पेन रखी और उस इंटरोगेशन रूम से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर अब्बास बगल वाले इंटरोगेशन रूम के अंदर दाखिल हुए, जहां आशीष डोगरा को बिठाया गया था। अनिका ने स्टेटमेंट पढ़कर साइन कर दी और उसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। आशीष डोगरा ने बाहर आते ही अनिका से कहा, ये इंस्पेक्टर अब्बास तो बड़ा अजीब आदमी था। मुझसे स्वाति आंटी के बारे में बार बार पूछ रहा था, मगर जब तुम्हारी माँ से मिला था तब मैं 4 या 5 साल का था। मैं भला उनके बारे में क्या जान सकता था।
आशीष डोगरा की बात सुनकर अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जब अनिका जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगी, तभी आशीष डोगरा का फोन बजने लगा। आशीष ने अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल रिसीव किया। फोन पर बात करते हुए आशीष के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। हमेशा मुस्कुराने वाला आशीष कुछ टेंशन में आने लगा। फिर फोन रखने से पहले आशीष ने फोन पर कहा, ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। फोन रखते ही आशीष ने अनिका की ओर देखा और कहा, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना होगा। यह कहते हुए आशीष डोगरा ने टैक्सी बुलाई और टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गया। लाइफ केयर हॉस्पिटल में आकाश गुलेरिया तेजी से चलकर करण गुलेरिया के स्पेशल वार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब वह अपने अंकल की वार्ड में दाखिल हुआ तो आकाश ने देखा कि उसके अंकल करण गुलेरिया हॉस्पिटल बेड पर बैठे थे। उनकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी। नर्स और वार्ड बॉय ने उन्हें सहारा दिया था। आकाश अपने अंकल के पास आकर अपने घुटनों के बल पर बैठ गया और अपना एक हाथ करण गुलेरिया के पांव पर रखते हुए आकाश ने पूछा, क्या हुआ अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? एक गहरी सांस लेने के बाद करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, आकाश, मुझे लगता है वह मेरी बेटी है। यह सुनते ही आकाश गुलेरिया हैरान रह गया और उसने अपने अंकल से पूछा, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? करण गुलेरिया के हाथ कांपने लगे थे, मगर अपने शरीर में ताकत इकट्ठा करके करण गुलेरिया ने आकाश से कहा, अनिका, मुझे लगता है वह अनिका मेरी बेटी है। लाइव न्यूज में करण गुलेरिया ने स्वाति की बनाई हुई फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम भी सुना था, अनिकरण फार्मास्यूटिकल। अनिका से अनि और करण गुलेरिया से करण, स्वाति के करीबी दो नाम, जिन्हें जोड़कर स्वाति ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम रखा था, अनिकरण फार्मास्यूटिकल। अपने कांपते हुए हाथ करण गुलेरिया ने आकाश के कंधों पर रखा और कहा, जाओ इस लड़की अनिका के बारे में सब कुछ पता करो। वह इतने साल कहाँ थी, कहाँ रही, उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। हर वह बात जो अनिका से जुड़ी हो वह मुझ तक पहुंचनी चाहिए और हो सकता है तो हम दोनों का डीएनए टेस्ट भी करवाओ। अनिका के बारे में बात करते वक्त करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी थी। पास खड़े हॉस्पिटल के नर्स और वार्ड बॉय करण गुलेरिया से आराम करने की रिक्वेस्ट करने लगे। तभी आकाश ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, अंकल, आप शांत हो जाए, मैं अनिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता हूँ अभी के अभी। यह सुनकर करण गुलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, मैं अनिका के बारे में हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको लाकर दूंगा, मगर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी दवाइयाँ ठीक से लेंगे। जो डॉक्टर कहेंगे वह सब कुछ मानेंगे। आप अनिका से जुड़े हर सवाल का अगर जवाब जानना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना ही होगा, तभी आप सारे जवाब जान पाएंगे जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे। आकाश की बातें सुनकर करण गुलेरिया की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। तभी नर्स और वार्ड बॉय ने उन्हें धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया ने आंखें धीरे धीरे गहराने लगी और देखते ही देखते वह गहरी नींद में सो गई। रायचंद हाउस। योगिता और मीनाक्षी योगिता के कमरे में बैठकर लाइव न्यूज फीड देख रहे थे। जैसे ही न्यूज लिंक खत्म हुई, योगिता ने टीवी का रिमोट जमीन पर फेंकते हुए गुस्से से टीवी की ओर देखकर कहा, ये अंकल तो बिल्कुल डफल निकले, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दी। अरे, जब दोनों बच्चे उस आदमी के है ही नहीं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी? बुढ़ा तो बिल्कुल बेकार निकला। तभी मीनाक्षी ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे, हमने उस प्रेरणा को यह बात उछालने के लिए कितने पैसे भी खिलाए थे, वह सारे पैसे भी वेस्ट हो गए। यह तो उल्टा हर जगह उस अनिका की वाह वाह होने लगी। क्या हमने पैसे इसलिए बर्बाद किए थे ताकि वह अनिका लोगों की नजरों में हीरो बन जाए? योगिता के चेहरे पर अचानक ही टेंशन सा गया। अपनी मम्मी के पास आकर योगिता ने पूछा, मम्मी, कहीं वह प्रेरणा पुलिस के सामने सब कुछ बता तो नहीं देगी कि हमने उसे पैसे खिलाए थे इस न्यूज को सबके सामने पहुंचाने के लिए? तभी योगिता के कंधे पर हाथ रखते हुए मीनाक्षी ने कहा, डरो मत, मैंने उसकी न्यूज एजेंसी में फोन करके उन्हें और पैसा खिला दिया है ताकि वह प्रेरणा पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोले।
जैसे ही मीनाक्षी ने यह कहा, योगिता के बेडरूम का दरवाजा किसी ने जोर से खोला। दरवाजा खुलते ही पीयूष रायचंद कमरे में अंदर एंटर हुए। अचानक पीयूष को कमरे में देखकर मीनाक्षी अपनी जगह से खड़ी हो गई। माँ बेटी एक दूसरे को देखकर अचानक मुस्कुराने लगी। फिर मीनाक्षी ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए पीयूष से पूछा, अरे आज तो जल्दी आ गए। आगे बढ़कर मीनाक्षी ने पीयूष के हाथ से उसकी कोट लेने की कोशिश की, मगर पीयूष रायचंद ने मीनाक्षी का हाथ अपने हाथ से झटक दिया और कुछ देर गुस्से से मीनाक्षी की ओर आंखों में आंखें देखने के बाद अचानक ही पीयूष ने मीनाक्षी को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी जोर की थी कि मीनाक्षी और योगिता दोनों के मुंह से एक ही साथ चीख निकल गई। योगिता ने अपने पापा से कहा, पापा यह क्या कर रहे हैं आप? दर्द के मारे मीनाक्षी अपने गालों को सहलाने लगी और हैरान होकर पीयूष की ओर देखने लगी। पीयूष रायचंद की इमेज काफी शांत स्वभाव की थी। पीयूष रायचंद ने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, मगर इस तरह आज पहली बार पीयूष रायचंद को हाथ उठाते देखकर मीनाक्षी और योगिता दोनों शॉक हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी ने अपना होश संभाला तो पीयूष रायचंद से कहने लगी, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि मेरा खानदान इस वक्त मुसीबत में है? तुम अब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसी वक्त वापस अपने पापा के घर जा रही हूँ। आहूजा खानदान की बेटी रायचंद परिवार में नहीं रह सकती। तभी पीयूष रायचंद ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आहूजा खानदान की बेटी रायचंद परिवार में नहीं रह सकती। मैं अभी किसी को कहकर तुम्हें अपने भाई के घर भिजवा देता हूँ। यह सुनते ही मीनाक्षी और योगिता दोनों हैरान रह गए। योगिता अपने पापा के पास आकर कहने लगी, पापा यह सब आप क्या कर रहे हैं? आप मम्मी को इस तरह नहीं भेज सकते। अगर आप मम्मी को भेज देंगे तो मुझे और मेरे छोटे भाई को भी साथ भेजना होगा। कुछ देर पीयूष ने योगिता को देखकर कहा, मैं पहले ही बहुत गलती कर चुका हूँ। तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपनी मम्मी के भरोसे पर छोड़कर। सोचा था एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करना जानती होगी, मगर मुझे नहीं पता था कि जो झूठ, नफरत और जलसी इस औरत के दिमाग में भरी है, वह अपने बच्चों के दिमाग में भी यह सारी चीजें भरेगी। जरा देखो अपनी ओर। तुम्हारी उम्र के बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखते हैं और तुम किसी को नीचा दिखाने के सपने देखने लगी हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मेरे बच्चे आज इतने गिर गए हैं कि लोगों की जिंदगी में आग लगाकर उन्हें मजा आने लगा है। अपने पापा के मुंह से यह सारी बात सुनते ही योगिता ने पीयूष रायचंद से पूछा, क्या अंजलि बुआ ने आपसे कुछ कहा? क्या फिर से उन्होंने मम्मा की कोई कंप्लेंट की है आपसे? हमारे सामने तो बड़ा ढोंग कर रही थी कि आपसे फोन करके कहेगी कि आपकी मम्मा को माफ कर दे, और अब देखो क्या किया उन्होंने। बजाय इनसे कि वह अपना गुस्सा शांत करके मम्मा को माफ करने के लिए मनाए, उन्होंने उल्टा मम्मा की ओर कंप्लेन करके उनको भड़काने की कोशिश की। अब यह तो हद कर दी है अंजलि बुआ ने। अपने गाल सहला रही मीनाक्षी ने अपनी बेटी की बात सुनते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, यह जरूर अंजलि का ही काम होगा। पीयूष ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, काश सब कुछ मेरी बहन ने मुझसे कह दिया होता। बजाय इसके वह फोन करके तुम्हारी तरफदारी करने लगी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और फिर से अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह दे दूं। काश मेरी बहन ने तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने सालों पहले ही लाया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। हैरान होकर योगिता ने अपने पापा से पूछा, अगर अंजलि बुआ ने आपको नहीं भड़काया तो किसने भड़काया है आपको? योगिता की बात को बीच में काटते हुए पीयूष ने कहा, तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उन सारी बातों का सबूत है मेरे पास। तुमने उस रिपोर्टर प्रेरणा को अनिका को बदनाम करने के लिए जो पैसे दिए थे उसका प्रूफ है मेरे पास। माँ बेटी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। फिर मीनाक्षी ने पीयूष से पूछा, क्या है वह प्रूफ और किसने दी है तुम्हें यह सारी इंफॉर्मेशन?